मिसाइल लॉन्च की गई, तो जब मिसाइल लॉन्च की जाती है तो उसमें कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्या वो PSLV से लॉन्च हुई है या फिर वो GSLV से लॉन्च हुई है। ठीक है, आज हम समझेंगे PSLV GSLV क्या है, कैसे भारत की स्पेस हिस्ट्री शुरू हुई। बेसिकली जो इसरो है एस्टेब्लिश हुआ 1960 में, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, बेंगलुरु। पहले क्या होता था, भारत को दूसरे देशों के पास जाना पड़ता था कि हम एक सैटेलाइट स्पेस में भेजना चाहते हैं। ठीक है, स्पेस में देखो हम क्या भेजते हैं, सैटेलाइट, और जो भेजने के लिए जो वाहन यूज होता है उसको क्या कहते हैं हम, रॉकेट। इतना पता है सब? तो रॉकेट के वेरियस टाइप्स है। जब भारत ने शुरुआत की तो भारत ने एक रॉकेट बनाया जिसका नाम था क्या, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सिंपल SLV। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी, ये सिर्फ 50 किलो ऊपर ले जा सकता था, यानी अर्थ पे से आपने लॉन्च किया 50 किलो वेट ही ऊपर जा सकता था, तो इसका नाम क्या था, सैटेलाइट लॉन्च। जैसे आप व्हीकल यूज करते हो बाइक, कार, ऐसे ही सैटेलाइट का क्या व्हीकल है, ये रॉकेट। रॉकेट का नाम क्या है, SLV। ये कितने केजी ले जाता था, 50 केजी। फिर इसके बाद थोड़ा सा बनाया गया क्या, एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समझो बस, एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये लगभग 150 किलो ऊपर ले जा सकता था, यानी एक सैटेलाइट जिसका वजन 150 किलो है वो अंतरिक्ष में जा सकते थे। भारत के पास इतनी क्षमता आ चुकी थी, लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि आज के समय पर जो सैटेलाइट्स है उनका वजन 2-2 हजार किलो से ऊपर होता है, तो ये तो ले जा नहीं सकते। फिर भारत एक स्टेज में एंटर किया जहां पर उसको डेवलप करनी थी कुछ रॉकेट्स। पहले रॉकेट का नाम रखा गया PSLV और दूसरे का नाम रखा गया GSLV। फुल फॉर्म देखो पहले, फिर कॉन्सेप्ट समझो। ये क्या है, पोलर। पोलर क्या होता है ये देखिए, और SLV क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसका नाम क्या है, जियो सिंक्रोनस। जी से क्या है, जियो सिंक्रोनस। थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है टर्म, लेकिन जब समझेंगे तो कुछ भी। और ये क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमें क्षमता बढ़ानी थी कि कितना वेट सैटेलाइट ले जा सकता है, कितना वेट एक रॉकेट ऊपर ले जा सकता है। पहले वो 50 और 150 किलो ले जाते थे, जो PSLV है वो आज के समय पर कितना ले जाता है, लगभग 1750 किलो। बढ़ गया वेट ले जाने की क्षमता, 1750, कम नहीं होता, काफी होता है। ठीक है, लेकिन जो जियो सिंक्रोनस है ये सबसे ज्यादा वेट ले जाता है आज के समय पर, लगभग कितना, 4000 किलो। ठीक है, यानी एक सैटेलाइट जिसका वजन 4000 किलो है उसको भी कौन ले जा सकता है, GSLV। 4000 किलो तो कम नहीं होता, इतना सारा सैटेलाइट का वजन ले जाता है। तभी तो एक रॉकेट के अंदर काफी सारे सैटेलाइट भी ऊपर चली जाती है, क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा बढ़ चुकी है, उसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है ऊपर वेट ले जाने की। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है, PSLV और GSLV। ये हर जगह आपको सुनने को मिलेगा, GSLV से लॉन्च हुआ या PSLV से लॉन्च हुआ। एग्जांपल 14 Feb 2022 इसरो का पहला मिशन इस साल का, कौन सा, ES-04, अर्थ ऑब्जर्व EOS, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 4 नाम है इसका। अब है क्या, सब बताता हूं क्या है। ये मिशन हुआ कब, 14 फरवरी। लॉन्च किस व्हीकल से किया गया है, PSLV। सुना होगा आपने, PSLV लॉन्च बाय ए PSLV रॉकेट ऑफ ES-04। इतनी है न्यूज करंट 14 फरवरी। लेकिन ये PSLV है क्या, अब समझो अर्थ के साथ इसको। ये अपनी अर्थ है, ठीक है। आपको पता है सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ पोल, सबसे नीचे क्या होता है, साउथ पोल, और जो बीच में होता है वो क्या होता है, इक्वेटर। लगभग क्या है, इक्वेटर, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो PSLV है वो भी सैटेलाइट लॉन्च करता है, और GSLV है वो भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। ये थोड़े कम वजन की, ये थोड़े भारी वजन की GSLV, लेकिन इनकी जो सैटेलाइट लॉन्च होती है वो अलग ऑर्बिट में घूमती है। P से क्या है, पोलर, यानी ये कहीं ना कहीं पोल से रिलेटेड है।
अब अर्थ के दो पोल बताए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी एग्जांपल, अगर इंडिया यहां पर है, यहां से एक सैटेलाइट छोड़ेगी, यानी एक रॉकेट उड़ाया गया, वो रॉकेट ऐसे जाएगा, ठीक है, और फिर वो ऐसे मुड़ जाएगा, और वो कैसे रोटेट करेगा अर्थ के अराउंड? पोल्स के यहां से, यानी इधर से जाएगा ऐसे ऐसे, फिर ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड के उधर देखो, फिर वो ऐसे घूम के अर्थ के पीछे से बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, यानी वो ऐसे चक्कर लगाएगा अर्थ के। समझ गए कैसे लगाएगा? इसलिए उसको कहेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि जो सैटेलाइट छोड़ी जाएगी वो अर्थ के पोल्स के वहां से गुजरेगी बार बार, और इसको छोड़ता कौन है हमेशा? पीएसएलवी। तो जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट अभी छोड़ी गई है, वो क्या होगा? वो यहां से गई 14 फेब को, सुबह लगभग 6 बजे उड़ी थी वो, और 6:20 पे वो कहां पहुंच गई? ऑर्बिट में। यानी जिस ऑर्बिट में उसको चक्कर लगाना है, ऑर्बिट यानी जो उसकी पाथ होगी, उस ऑर्बिट में वो 20-25 मिनट में पहुंच गई। अब वो क्या है? अर्थ का से चक्कर लगा रही है ऊपर से नीचे। अब देखो, इसको अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट क्यों कहते हैं? अर्थ ऑब्जर्वेटरी, जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगी, भूमि को देखेगी कहां पर क्या हो रहा है। जैसे अगर यहाँ पर समुद्र है, इसमें फ्लड आ जाए एकदम से, फ्लड नहीं मतलब कह सकते हैं तो सुनामी आ जाए, सुनामी के भी अलग अलग नाम है हर जगह। यहाँ पर सुनामी आ गई, तो उसको पता कैसे लगता है किसी भी देश को कि सुनामी आने वाली है? कई बार सैटेलाइट इमेजेस से पता लगता है। तो देखो, ये सैटेलाइट फॉर एग्जांपल दोपहर के 12 बजे यहाँ है, फिर दोपहर के 3 बजे यहाँ आ गई, शाम के 6 बजे यहाँ चली गई। तो ये क्या है? इसका पर्टिकुलर टाइम है कि दोपहर के 3 बजे सैटेलाइट भारत के ऊपर से गुजरेगी, ठीक है, शाम के समय इधर आ जाएगी नॉर्थ पोल पे। तो ये पूरी अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है कि पूरी अर्थ पे क्या क्या हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। पर ऐसी कोई एक सैटेलाइट नहीं है, बहुत सारे सैटेलाइट है। फॉर एग्जांपल, भारत ने अपने लिए, अपने देश के लिए 4-5 सैटेलाइट लगा दी कि 12 बजे तो एक सैटेलाइट यहाँ पर भारत को पोजीशन बताएगी, एक सैटेलाइट 3 बजे आके पोजीशन बताएगी, एक सैटेलाइट आके 6 बजे पोजीशन बताएगी कि भारत में क्या हो रहा है। तो ये है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदलती है। तो जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है वो पोल्स के थ्रू ऐसे चलेगी, समझ गए बात? और हर एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी और देश के ऊपर होगी। तो पूरी अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है। लॉन्च किसने करी? पीएसएलवी ने, क्योंकि पोलर सैटेलाइट लॉन्च हुई है। पोल्स के लिए सैटेलाइट यही लॉन्च करेगा। वेट कम था, इसका वेट कम था, लगभग इतना 1700 किलो के आसपास होगा। क्लियर हो गया बात? अगली बात, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये बहुत तगड़ी चीज है। क्यों? हम थोड़ी देर में आएंगे, इसकी एक और वर्जन है GSLV Mark 3, उस पे भी आएंगे। GSLV Mark 3 क्या है? GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस। जियो क्या होता है? पृथ्वी। ज्योग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ। जियोग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ। जियो क्या होता है? अर्थ। तो जियो मतलब अर्थ, सिंक्रोनस मतलब जो उसके साथ साथ चले एक किस्म से। अब देखो, मान लो मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी ऐसे घूम रही है लगातार, घूम रही है, यस। अब हम इस समय पर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं? टावर से सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन टावर भी कनेक्टेड होते हैं कहां? सैटेलाइट से। वैसे तो इंटरनेट की वायर्स भी बिछी हुई है समुद्रों में, लेकिन कहीं ना कहीं सैटेलाइट का भी रोल रहता है इंटरनेट में। अभी स्पेसएक्स इस पे काम कर रही है कि इंटरनेट से मतलब सैटेलाइट से आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। वो कैसे होगा? यानी अगर मैं भारत, मेरी नोज जो है वो भारत है, तो सैटेलाइट हमेशा मेरे नाम के ऊपर रहनी चाहिए यहाँ पर, जिससे कि सिग्नल आते रहे। वरना अगर सैटेलाइट यहाँ रह गई और मैं घूम गया तो भारत तो आगे निकल गया और सैटेलाइट यहाँ रह गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो GSLV लॉन्च करता है वो करता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। वो कैसी होती है? वो उतनी स्पीड से घूमते हैं जितनी स्पीड से अर्थ घूम रही है। यानी अगर अर्थ ऐसे घूम रही है तो सैटेलाइट भी उतनी स्पीड से ऐसे घूमेगी। तो हमेशा वो जो सैटेलाइट है वो मेरे नोज पे रहेगी। मैंने नोज को क्या कंसीडर किया था? कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री। तो समझ गए जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या है? जो पृथ्वी के संतुलन में चलेगी हमेशा। अगर पृथ्वी इतनी स्पीड पे घूम रही है, वो सैटेलाइट भी उतनी स्पीड पे घूमेगी। तो फॉर एग्जांपल, भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च की और वो उसके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कैसे घूमेगी? ये देखो, ये इक्वेटर है, तो पृथ्वी ऐसे घूमेगी इधर से, अर्थ ऐसे घूमती है ना, पता होगा ये? ऐसे घूमती है अर्थ। तो अगर सैटेलाइट बिल्कुल ऊपर लॉन्च की गई तो फिर वो ऐसे घूमना शुरू कर देगी पृथ्वी के चारों तरफ, यानी इस तरीके से, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे, जिससे कि वो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर रहे हमेशा। यानी अगर हमने वो सैटेलाइट लॉन्च करके यहां पर छोड़ दी, रॉकेट यहां तक पहुंचा,
सैटेलाइट यहाँ पहुंच गई, अब अर्थ भी ऐसे रोटेट करेगी और ये सैटेलाइट भी ऐसे घूमेगी, ठीक है ना। वही एग्जांपल, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं अर्थ हूं, मेरा फेस मान लो अर्थ है, यहाँ पर सैटेलाइट, रॉकेट गया यहाँ से और मान लो ये सैटेलाइट है, तो फिर क्या होगा, रॉकेट ने अपना काम कर दिया, ये गया, फिर सैटेलाइट कैसे रोटेट करेगी, ऐसे, ये इंडिया है, तो हमेशा सैटेलाइट इंडिया के ऊपर रहेगी और सिग्नल कहाँ भेजेगी, इंडिया में। तो ऐसी सैटेलाइट होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जो कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट भेजी जाती है वो कहां से भेजी जाती है, जीएसएलवी से। समझ गए बात। अब आएंगे हम सारी चीजों पे। मेन बात समझे, अगर अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए एक सैटेलाइट भेज रहे हो, किस देश में किस समय पर क्या चल रहा है, तो वो भेजोगे आप पीएसएलवी से, और वो सैटेलाइट ऐसे घूमेगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन अगर एक ऐसी सैटेलाइट चाहते हो जो कम्युनिकेशन के लिए यूज करनी है, हमें ये देखना है कि भारत में एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब हर समय पर क्या हो रहा है भारत में कम्युनिकेशन के लिए, या फिर हमें सिग्नल पाने हैं सैटेलाइट से, तो हमेशा हमारे सिर के ऊपर रहनी चाहिए। तो वो किस व्हीकल से लॉन्च होती है, जीएसएलवी से, और वो हमेशा अर्थ के सिंक्रोनस चलती है, जियो सिंक्रोनस। ये भी एक ऑर्बिट है, लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर जाके वो सैटेलाइट ऐसे घूमती रहती है साथ में पृथ्वी के। उसकी स्पीड सेम हो जाती है जितनी पृथ्वी की स्पीड होती है, ठीक है। समझिए बात। हमने शुरुआत की थी एसएलवी एएसएलवी 50 केजी 150 केजी। अब हमारी कैपेसिटी बढ़ चुकी है 1750 4000 इतना वेट, बट ये भी कम है। ऐसी ऐसी सैटेलाइट है जिनका वजन आने वाले समय में 5000 किलो होगा, 6000 किलो होगा, उनको कैसे लॉन्च किया जाएगा? तो उसके लिए भारत बढ़ता है अगले कदम पे। ये सारा इसरो कर रहा है, हम किसी से पीछे नहीं है। एक बार क्या हुआ था, जब भारत ने अपना मंगल यान भेजा, तो उस समय विदेशी न्यूज़पेपर में ये छापा गया कि अंदर एक रूम में इलाइट बैठे हैं, यानी यूएसए, यूके, चाइना, रसिया, जिनके पास ताकत है ऊपर भेजने की, वो बैठे हैं। और भारत को एक दिखाया गया एक व्यक्ति जो धोती कुर्ते में हो और जो अपनी गाय पीछे ले रहा हो कि हमें भी एंट्री दे दो इस कमरे में, हम भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने जाते हैं। फिर जब भारत ने मंगलयान को भेजा विद सक्सेस, तो उसी न्यूज़पेपर ने फिर से न्यूज़ निकाली थी। उसमें क्या सिनेरियो था कि अंदर की तरफ कौन बैठा है, भारत, एक न्यूज़पेपर लेके जिसमें इसरो लिखा हुआ है, और बाहर सारी कंट्रीज खड़ी है कि हमारी सैटेलाइट भेज दो। तो दिस वाज द चेंज। इसरो ने इतना कुछ कर दिया कि जो हमें सोचते थे हम कुछ नहीं कर सकते, इसरो ने पिक्चर ही बदल दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी बात हो रही है गगनयान। सुना है गगनयान? अब गगनयान का जो वेट है वो कोई कम नहीं है। जीएसएलवी गगनयान को नहीं भेज सकता, तो भारत को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करनी थी। ये पहली स्टेज थी, ये दूसरी स्टेज थी, भारत इस पे चल रहा है इस समय पे। वो पास्ट टेक्नोलॉजी थी, ये प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है। और अब आएंगे हम फ्यूचर में क्या चल रहा है। आए फ्यूचर में, तो मैं अर्थ को अब रब कर देता हूं, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। रब लास्ट थिंग जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो है जीएसएलवी मार्क 1, 2, 3, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है मार्क 3। जीएसएलवी मार्क 3 जो गगनयान मिशन है वो इस रॉकेट से छोड़ा जाएगा। कौन सा? गगनयान मिशन। अब समझो, अब तक तो मैंने बताया जो पीएसएलवी है वो ऐसे सैटेलाइट घुमाएगा बाद में छोड़ने के बाद, जो जीएसएलवी है वो अर्थ के ऐसे घुमाएगा सैटेलाइट छोड़ने के बाद। लेकिन इनके इंजनों में भी फर्क है। जो पीएसएलवी है रॉकेट ही है, शेप बना लेते हैं। मान लो ये है रॉकेट, कौन? पीएसएलवी। 1 2 3 4, और जो सैटेलाइट है ना बस वो इतना सा हिस्सा होता है। जो रॉकेट का छोटा सा हिस्सा है वो होता है सैटेलाइट। अंत में बस ये बचता है, रॉकेट सारा स्पेस में छूट जाता है, उसको ये कहते हैं स्पेस वेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, 4 इंजन होते हैं। जब अर्थ से सैटेलाइट को उड़ाएंगे, ये अर्थ है, यहाँ पे श्रीहरिकोटा है भारत में, भारत है, यहाँ पर श्रीहरिकोटा है इस साइड में, पीछे की साइड, और यहाँ से सैटेलाइट को उड़ाना है। सैटेलाइट कहीं में जाएगी, रॉकेट में रख के। तो आपने क्या किया, इस रॉकेट के अंदर सैटेलाइट को ऊपर रख दिया। यहाँ पर 4 स्टेज है। जब सैटेलाइट बिल्कुल यहाँ से, रॉकेट यहाँ से उड़ेगा जब, तो पहले नीचे वाला इंजन चलेगा। इसमें होता है सॉलिड फ्यूल।
फिर इसमें होता है लिक्विड फ्यूल, इसमें होता है सॉलिड फ्यूल, इसमें क्या होता है लिक्विड फ्यूल। ऐसे डिसाइडेड है कि पहले 50-60 किलोमीटर सॉलिड जलेगा, फिर अगले 50-60 और थ्रस्ट चाहिए हमें, और पावर चाहिए रॉकेट को ऊपर ले जाने में, क्योंकि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगी, रॉकेट को वापस खींचेगी नीचे, तो जिससे कि रॉकेट जल्दी से निकल जाए और थ्रस्ट के लिए लिक्विड फ्यूल, फिर सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट। जब लास्ट में सैटेलाइट उस ऑर्बिट में पहुंच जाती है जहां पर उसको घुमाना है, सारे रॉकेट हट जाएंगे, सारे पार्ट्स हट जाएंगे, सिर्फ सैटेलाइट रह जाएगी, और सैटेलाइट चाहे ऐसे घूमेगी और चाहे ऐसे घूमेगी। हम बात कर रहे हैं पीएसएलवी की, तो इसमें जो सैटेलाइट है वो ऐसे घूमेगी अर्थ में, पोल्स की तरफ। समझ गए इतनी बात? यस और नो? अब अगली बात, ये तो था पीएसएलवी। अब बात करते हैं जीएसएलवी। जीएसएलवी में रॉकेट की शेप सेम, लेकिन इंजन 3, 1 2 3, यानी 3 स्टेज में चलेगा ये बस। भले ही वेट ज्यादा ले जा रहा है, लेकिन इंजन 3 ही होंगे, फ्यूल 3 ही होंगे, फ्यूल 3 होंगे। हम ये फ्यूल की बात कर रहे हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, ठीक है। यहां पर क्या होता है, सबसे पहले सॉलिड फ्यूल, फिर लिक्विड फ्यूल, 2 स्टेज तो सेम है, लेकिन जो तीसरी स्टेज है यहां पर होता है, उस इंजन का नाम है क्रायोजेनिक इंजन। अब ये न्यूज में है इस समय, क्रायोजेनिक इंजन न्यूज में। क्यों? क्योंकि गगनयान मिशन जाएगा भारत का, क्या यूज होएगा उसमें? जीएसएलवी। जीएसएलवी में क्या बताया मैंने, थर्ड स्टेज क्या, क्रायोजेनिक इंजन। अभी खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि जो जीएसएलवी है उसका जो क्रायोजेनिक इंजन है, यानी थर्ड स्टेज, उसका प्रशिक्षण किया गया अभी। कहां? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक जगह है मेहंदी नगर है शायद, इस लोग लग गया ऐसे कुछ है। मेन बात यह है, तमिलनाडु के अंदर एक शहर है मेहंदीगिरी, ऐसा कुछ नाम है शहर का, देखना जाके। तो उसमें क्या हुआ है, वहां पर टेस्ट किया गया जीएसएलवी की थर्ड स्टेज को। कौन सी को? क्रायोजेनिक इंजन वाली स्टेज। समझ गए बात? तो अगर अब क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट हो चुका है तो सिंपल क्या, अब तो गगनयान भेजना है, क्योंकि सारी स्टेज चेक हो चुकी है कि क्या रॉकेट काम करेगा या नहीं। अब उस रॉकेट के ऊपर क्या रखा जाएगा? सैटेलाइट, और सैटेलाइट इनटू द स्पेस। बात क्लियर? पीएसएलवी में 4 स्टेज, जीएसएलवी में 3 स्टेज फ्यूल की, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक का लॉन्च हुआ है अभी जनवरी के अंदर, ठीक है। अब आते हैं गगनयान मिशन। मैंने कहा कि यहां पर जो इंजन है, जो रॉकेट है वो अलग है। कौन सा है? जीएसएलवी मार्क 3। क्रायोजेनिक की फुल फॉर्म अगर सोच लो, क्रायोजेनिक क्या है? क्रायोजेनिक बना है 2 शब्दों से, और इसका नाम है फ्रोस्ट। एक लैंग्वेज में इसका नाम है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट में तो बहुत ज्यादा सर्दी। जो इसका इंजन है, जो थर्ड स्टेज पे काम करता है क्रायोजेनिक, वो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे काम करता है। आपको लगेगा बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, नहीं। साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि यहाँ टेम्परेचर -150 डिग्री या 200 डिग्री होगा माइनस में, और तब ये इंजन काम करेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। अब जो रॉकेट ले जाएगा गगनयान को, उसका नाम है जीएसएलवी मार्क 3। यस और नो? तो जीएसएलवी जो मार्क 3 है वो यहाँ है। पहले जीएसएलवी 1 आया था, जीएसएलवी मार्क 2 आया था, अब जीएसएलवी मार्क 3 आया था। इनमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली यहाँ पे हम रशिया का फ्यूल यूज करते थे, हमारे पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो रशिया की हेल्प लेते थे। इस स्टेज में आके भारत के पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन है। भारत ने खुद से ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है कि तीसरा इंजन, जो तीसरे लेवल की स्टेज है, वो अपने आप पास कर लेगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जो भारत के मिशन जाएंगे स्पेस में, उसमें बहुत ज्यादा थ्रस्ट चाहिए, जो बहुत ज्यादा वेट ले जा सके। तो इसलिए जीएसएलवी मार्क 3 की जो कैपेसिटी है वो 8000 किलो है, 8000 किलो। तो अब हम 8000 किलो तक की सैटेलाइट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो गगनयान में तो खुद में भारी होगा। अब बात करते हैं गगनयान के बारे में। समझ गए क्या स्टेज थी? टू बी समराइज, सबसे शुरू में बस 50 और 150 किलो ले जा सकते थे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर 2 वाहन डेवलप किए गए, पीएसएलवी, जीएसएलवी। पीएसएलवी उन सैटेलाइट के लिए जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगी, जो पोल्स पे चलेगी ऐसे। जीएसएलवी उन सैटेलाइट के लिए जो जियो सिंक्रोनस होगी, ऐसे घूमेगी अर्थ के साथ साथ, एक कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर रहेगी हमेशा,
ठीक है, वो किस लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट किससे लॉन्च की जाती है। फिर इसका ही एडवांस वर्जन बनाया गया जीएसएलवी रॉकेट का, जीएसएलवी मार्क 3। इसकी कैपेसिटी बढ़ गई कितनी, 8000 किलोग्राम। और ये क्या लेके जाएगा, गगनयान। अब गगनयान क्या है, भारत का पहला ऐसा मिशन जिसमें व्यक्तियों को ऊपर भेजा जाएगा। भारत ने अब तक किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में नहीं भेजा, पहली बार। अब तक सिर्फ सैटेलाइट भारत ने भेजी है। अब मैंड मिशन होगा भारत का, और वो होएगा 2023 में, सरकार ने अनाउंसमेंट किया। पहले वो डिसाइड था आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, जो 75वां इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त 2022 को लॉन्च होना था क्या, गगनयान का मैंड मिशन। लेकिन ड्यू टू कोरोना और थोड़ी सी दिक्कतें आई, तो उसको शिफ्ट कर दिया गया 2023 में। लेकिन अब सुनो क्या है, अब आते हैं हम गगनयान। समझ गए रॉकेट का क्या काम है, सिर्फ सैटेलाइट को पृथ्वी से बाहर निकालना अंतरिक्ष में। फिर सैटेलाइट जब अंतरिक्ष में छोड़ दी ना, फिर तो वो घूमती रहती है, बिकॉज देयर इज नो फोर्स टू स्टॉप दैट। मतलब वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, वहां पे कोई एयर प्रेशर नहीं है जिससे कि सैटेलाइट रुकेगी। न्यूटन का लॉ है, जिस स्पीड में कोई चीज घूम रही है, जब तक उसके विपरीत एक फोर्स ना लगाई जाए, वो घूमती रहेगी। तो सैटेलाइट जब ऊपर चली जाती है अंतरिक्ष में, वहां कोई हवा नहीं है, तो वो जिस रफ्तार पे रॉकेट ने छोड़ी है ऐसे, तो उसी रफ्तार से घूमती रहेगी। एक ऐसी पर्टिकुलर रफ्तार दी जाती है जो हमें चाहिए होती है। क्लियर है बात। अगर साइंस का कोई स्टूडेंट हो उसको पता ही होगा, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ज्यादा से हमें रॉकेट उड़ाना होता है, तब वो ऊपर जाता है अंतरिक्ष से बाहर। ठीक है, अब आते हैं हम गगनयान पे। कर दी साहब, गगनयान, जैसे कि आपने देखा ही होगा, गगन क्या होता है, आकाशयान। गगनयान डिसाइड किया गया था, काफी साल पहले प्लानिंग चल रही थी इसकी, कि ऐसा कुछ किया जाए कि भारत खुद अंतरिक्ष में इंसानों को भेजे। अब तक वर्ल्ड में यूएसए, चाइना और रसिया, ये 3 ऐसी कंट्री थी जिन्होंने इंसानों को स्पेस में भेज रखा है अपने बलबूते पे। ठीक है, यूएसए की नासा, ऐसे रशिया की कॉस्मोस, देखना कौन सी स्पेस है। ठीक है, तो इनकी अपनी अपनी स्पेस एजेंसी है जो भेजती है अंतरिक्ष में इंसानों को। अब 4th कंट्री बनेगा इंडिया, 4th कंट्री जो स्पेस में मैन को भेजेगा। कौन, इंडिया। बड़ी बात है ना। फिर कुछ देश पीछे रहे, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इनका नाम बहुत है ना, लेकिन ये आज तक अपने बलबूते पे कभी इंसान को ऊपर नहीं भेज पाए अंतरिक्ष में। गगनयान, पहली बात, 4 लोगों को ट्रेन किया गया, 4 एस्ट्रोनॉट्स को। ट्रेन किसने किया, रशिया। रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। ट्रेन किया किसने, रशिया। लेकिन इनमें से जाएंगे कितने ऊपर, स्पेस के अंदर जाएंगे 3, क्योंकि जो गगनयान है उसमें सिटिंग जो प्लान है, जो कैपेसिटी है, वो 3 लोगों को भेजने की है। शायद 4 को इसलिए ट्रेन किया गया होगा, लास्ट टाइम में किसी को कोई दिक्कत हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो 4 में से 3 को तो भेज ही सकते हैं ना। अब सरकार 3 पे खर्चा कर दे, तो 3 में से लास्ट में किसी को कोई दिक्कत हो जाए, है ना, किसी के घर शादी आ जाए, ऐसा नहीं होता, कोई वैसी दिक्कत आ जाए, ह्यूमन एरर कह सकते हो इसको। ठीक है, तो 3 व्यक्ति जाएंगे, 4 को ट्रेन किया गया है, एक महिला भी है इनमें जो जाएगी। अगली बात, गगनयान ऐसा नहीं है सिर्फ भाई रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 उसके ऊपर गगनयान रख दिया, सैटेलाइट की जगह क्या रख दिया, गगनयान, उसको स्पेस में भेजने लगे। पहले लॉन्च में कोई दिक्कत आ जाए, गलत है ना, तो पहले कुछ ट्रायल्स किए जाते हैं। तो ऐसे ही गगनयान में 3 स्टेज है, यानी गगनयान को पहले एक बार ऐसे ही मतलब जीएसएलवी मार्क 3 उसको वैसे ही भेजेंगे एक बार विदाउट एनीथिंग। दूसरी बार उसमें एक रोबोट भेजेंगे, वो रोबोट बताएगा कि आसपास क्या वातावरण है ऊपर एनवायरनमेंट में। तीसरी बार में जाएंगे इंसान। ठीक है, 3 बार में। तो जो पहली बार भेजा जाएगा वो भेजा जाएगा इस इंडिपेंडेंस पे।
ठीक है, फिर थोड़े दिनों बाद सेकंड टाइम किसको भेजा जाएगा, जीएसएलवी मार्क 3। समझ गया ना तो क्या है जीएसएलवी मार्क 3, ठीक है। और थर्ड टाइम तीसरी बार में यहां पर 3 पर्सन जाएंगे कहां पर, स्पेस में। और कौन सा रॉकेट होगा, सेम रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3। क्लियर है बात। अब स्पेस में, स्पेस तो अनंत है, स्पेस में कहां पर जाएगा ये रॉकेट, है ना, स्पेस में कहां तक ले जाएगा इंसान। तो देखो अगर मैं आपको फिर से अर्थ की इमेज बताऊं, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के पास क्या है, हमारे यहाँ इन्वायरमेंट है, बताइए आप, वातावरण कहते हैं जिसको इन्वायरमेंट, जहां ऑक्सीजन है, गैसेज है सारी। फिर जब इससे बाहर निकल जाते हैं इन्वायरमेंट से, फिर क्या आता है हमारा स्पेस। स्पेस को भी कैटेगराइज किया गया है, इसको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब अर्थ के जो पास लाई करता है, लो अर्थ ऑर्बिट। फिर आता है आगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट, समझने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट में क्या आता है यहाँ पर, हायर अर्थ ऑर्बिट। तो जो गगनयान मिशन है वो पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर दूर, यानी इस पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर दूर घूमेगा बस। तो गगनयान है वो स्पेस में जाएगा 300 टू 400 किलोमीटर के बीच में, और उसको कहेंगे लो अर्थ ऑर्बिट। क्लियर? यस और नो? यस सर। तो ये है पृथ्वी और यहां तक लाई करेगा लो अर्थ ऑर्बिट, और गगनयान यहां पर ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, देखा जाए यहां से बस 300-400 किलोमीटर ऊपर उड़ेगा, ऐसे चक्कर लगाएगा। 5 से 7 दिन रहेंगे व्यक्ति ऊपर, 5 से 7 दिन। यानी क्या होगा, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, इसका दूसरा नाम क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन तीसरे चेयरमैन थे किसके, इसरो के। जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे इसरो के, विक्रम साराभाई। उसको उनको कहते हैं फादर, ठीक है, फादर ऑफ इसरो विक्रम साराभाई। ये पहले बंदे थे जो चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन। जो थर्ड चेयरमैन थे वो कौन थे, सतीश धवन। तो जो सतीश धवन जी के नाम पे स्पेस सेंटर बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है, हरिकोटा। आंध्र प्रदेश में जगह है कौन सी, श्रीहरिकोटा। ठीक है, इधर रब कर देता हूं, बता, यानी पूरा मिशन समझा देता हूं आपको कैसे होगा। ये पृथ्वी, यहां कहीं पे हमारा भारत, ठीक है, यहां पर कहीं पे आंध्र प्रदेश, और यहां पर क्या है, श्रीहरिकोटा। जगह है। फिर यहां से क्या होगा, जीएसएलवी मार्क 3 को लॉन्च किया जाएगा, देख रहे हैं, ऐसे जाएगा, ऊपर उड़ेगा। जब ये 300 से 400 किलोमीटर चला जाएगा, फिर ऐसे सैटेलाइट छूट जाएगी यहाँ पे, रॉकेट पीछे और सैटेलाइट आगे। सैटेलाइट अब की बार क्या है हमारा, गगनयान। सैटेलाइट नहीं भेजे ना, क्या भेजे, गगनयान। फिर वो गगनयान यहाँ से ऐसे, रॉकेट हट गया, फिर वो ऐसे घूमना शुरू कर देगा, कैसे, जियो सिंक्रोनस तरीके से, मतलब उसी तरीके से जिस तरीके से वो सैटेलाइट घूमती है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है। तो ऐसे घूमता रहेगा और 7 दिन बाद वो फिर लैंड करेगा कहां पे, ऐसे गुजरात के पास। मिशन विल लॉन्च फ्रॉम बे ऑफ बंगाल और फिनिश कहां पे होगा, अरेबियन सी। ठीक है, 7 दिन तक उड़ेगा, 300 से 400 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर उड़ेगा वो। लॉन्च कौन करेगा, जीएसएलवी। मैंने बताया क्योंकि इधर जो इक्वेटर पे घूमते हैं वो जीएसएलवी लॉन्च करती है, तो जीएसएलवी मार्क 3। मार्क 3 क्यों, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट हो चुकी है, भारत ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन लगा दिया है। और बहुत बड़ी बात होती है जब कोई कंट्री क्रायोजेनिक इंजन खुद से बनाए, ऐसा इंजन जो माइनस टेम्परेचर में भी काम करेगा। क्लियर? सो ये है पूरा मिशन गगनयान। अब तक हम पहुंचे गगनयान। अब ये तो बात सिंपल है, जीएसएलवी है, 3 स्टेज है, ये बात तो अब तक समझ आ गई होगी। ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये क्रायोजेनिक, और यहां पर क्या है, गगनयान।
अब पहले क्या होता है, जैसे ये मिसाइल यहाँ से रॉकेट उड़ेगा, पहले स्टेज में ये हिस्सा हट जाता है, ये पीछे चला जाता है, छुप जाता है नीचे, समझ रहे हो? जैसे जैसे ऊपर जाएगा इनको छोड़ते जाएंगे जिससे कि वेट कम हो जाए और स्पीड बढ़ जाए, ज्यादा वेट ना ले जाना पड़े। फिर जब ये लिक्विड स्टेज खत्म हो जाएगी इसको भी छोड़ देंगे स्पेस में, ये भी हट जाएगा। फिर क्रायोजेनिक स्टेज, क्रायोजेनिक स्टेज पूरा थ्रस्ट जिंदगी जितना उसको चाहिए उस ऑर्बिट में जाने के लिए 300 किलोमीटर के ऑर्बिट में, फिर ये क्रायोजेनिक स्टेज में हट जाएगी, बचेगा क्या? गगनयान। फिर गगनयान घूमता रहेगा। गगनयान इस शेप का है, ठीक है? अगर देखो फिर क्या होगा, जब ये यहाँ पर लॉन्च लैंड होने लग रहा होगा, इसमें यहाँ पर पैराशूट लगाए हुए हैं, तो वो पैराशूट खुल जाएंगे, पृथ्वी की तरफ आएगा, पैराशूट खुल जाएंगे और पैराशूट उसको बैक फोर्स देगा और वो कहाँ लैंड करेगा? इस ओशन। तो ये है पूरा मिशन गगनयान, न्यूज में बरकरार है और चांसेस ध्यान रखिए 2023 में मैन को भेजा जाएगा। पर्सन कब भेजे जाएंगे? 2023 में, लेकिन जो 2 मिशन होंगे, पहला और दूसरा, वो कब होंगे? 2021 2022 में ना सर, 2022 में। अगली बात, जो दूसरा टाइम भेजा जाएगा रॉकेट GSLV-3, मैंने क्या कहा, इसमें एक रोबोट भेजा जाएगा जिसका नाम है वयोम मित्रा। वयोम मित्रा, वयोम मित्रा। तीसरे मिशन में इंसानों को भेजा जाएगा। जो दूसरा मिशन है गगनयान का, उसमें एक रोबोट भेजा जाएगा वयोम मित्रा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे निकल चुकी है कि रोबोट्स भी ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं, तो वो रोबोट कहीं ना कहीं हमें बताएगा कि अगर स्पेस में हम इंसान को भेज रहे हैं तो क्या हमारे ऊपर प्रेशर से कोई असर पड़ेगा, वहां पे कहीं ज्यादा प्यास तो नहीं लगेगी, यानी ऐसी फाइंडिंग करके लाएगा कि 300 से 400 किलोमीटर अगर ऊपर घूमेंगे तो क्या क्या हो सकता है। ये बातें हम दूसरे देश से भी पूछ सकते हैं कि यूएस से आपने भेज रखा, बताओ क्या क्या खामियां आती है, क्या क्या कमियां आती है, लेकिन भारत खुद से सीखेगा, क्योंकि हम ये छोटी स्टेज नहीं है, इसको एक बार हमने मिशन को मैन मिशन कर दिया तो फिर क्या होगा, हम इन द अपकमिंग स्टेज दूर दूर तक मिशन भेजेंगे, इंसानों को भेजेंगे दूर दूर तक, जैसे खुद से ही चांद पे इंसान उतारेंगे। अब तक भारत की खुद से इसरो ने थोड़ा भेजा है कोई जो चांद पे उतरेगा। पिछली बार चंद्रयान 2 हुआ, उसमें कोई इंसान थोड़ा था, उसमें क्या था, एक तो था विक्रम लैंडर, ठीक है ना, और एक प्रज्ञा रोवर, ठीक है, क्लियर है बातें? अब ये तो हुआ इसरो ने क्या किया। अभी कुछ और पॉइंट हो तो, हाँ, अपकमिंग मिशन जो है, एक तो है, ये तो बहुत बड़ा मिशन हो गया जिसमें मैन को भेजा जाएगा। कुछ मिशन ऐसे जिसमें मैन को नहीं भेजा जाएंगे, सिर्फ सैटेलाइट जाएगी, सैटेलाइट कह लो या फिर कोई यान कह लो अलग से, जैसे कि एक है आदित्य L1, ये सूरज को पढ़ने के लिए, इस सन को पढ़ने के लिए ऊपर भारत मिशन भेजेगी। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, आदित्य L1 इज इन न्यूज, व्हाट इज इट? इज इट नेम ऑफ अ पर्सन है? क्या ये किसी व्यक्ति का नाम है? क्या कोई सैटेलाइट है? ये सरकार की कोई स्कीम है कि आदित्य नाम के लड़के को सबको 100 रुपए दिए जाएंगे? क्या सरकार की ऐसी कोई स्कीम है ना? सो ये आदित्य L1। अगला शुक्रयान, शुक्रयान मिशन जाएगा कहां? वीनस पे। वीनस इधर रब कर दूं एक बार, सारे नोटबुक में होने चाहिए, सबकी जो आज पढ़ा है मैंने, चेक करूंगा अभी, मैं देख लूं। अब जिन्होंने नहीं लिखा हड़बड़ाहट में लिखने लग जाओ, कुछ भी बना दो, चाहे ये सभी में 3 इंजन बना दो, चाहे 4 बना दो। तो शुक्रयान वीनस, मैं आपको बताऊंगा लोकेशन कहाँ है, ऐसे नहीं एकदम आगे चल दूंगा। ये देखो, ये सूर्य है, ठीक है, पहला प्लेनेट जो आता है उसको कहते हैं क्या? मरकरी। मरकरी, फिर क्या आता है? वीनस, फिर क्या आता है? अर्थ, फिर आता है क्या? मार्स। अब अगली बात, जो पृथ्वी है उसका एक ट्विन माना जाता है जो उसके जैसा ही है, वो कौन है? वीनस। तो कहीं ना कहीं शुक्रयान भेजा जाएगा कहां? वीनस के पास, ये देखने के लिए कि क्या वीनस का एनवायरनमेंट अर्थ के जैसा है, कुछ सिमिलरिटी है, क्योंकि इसका ट्विन कहा जाता है किस्म से इसको। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, माई वेरी एफिशिएंट मदर। हाँ, हंसो मत, इसको याद करो। माई से क्या है? मरकरी।
V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स। जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। देखो J से क्या आगे जुपिटर आ जाएगा, S से क्या आ जाएगा सैटर्न, U से क्या आएगा यूरेनस, M से नेपच्यून। दीज आर द प्लैनेट। एक प्लूटो होता था लेकिन अब वो प्लैनेट नहीं है, वो है ड्वार्फ प्लैनेट, जो मान में जाता है एक प्लैनेट, ठीक है ड्वार्फ। अगली बात यहाँ जब आई गई है तो एक और बात बता दूं, सबसे गर्म मरकरी नहीं है, सबसे गर्म कौन है वीनस। मरकरी का कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कोई वातावरण नहीं है जिससे गैसेस रुक पाए, तो यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है। गर्मी कब बढ़ती है, जब इन्वायरमेंट में गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, बाहर नहीं जाने देती। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम, लेकिन वीनस के यहाँ क्लाउड्स है, यहाँ वातावरण है, इन्वायरमेंट है, तो जो गर्मी आती है उसको सोख लेता है वीनस, और यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है। सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है वीनस। तो उसी पे कौन सा मिशन भेजा जा रहा है शुक्रियान। आदित्य L1 पे आ जाएगा, आदित्य L1 जाएगा अर्थ से सन की तरफ, ऐसा थोड़ा यहाँ पहुंच जाएगा, चल जाएगा वो, यानी कुछ लगभग यहाँ पहुंच गया, कहीं पहुंच गया, और उसको ऐसे ऑर्बिट करेगा जैसे अर्थ कर लिए, और उसको ऑब्जर्व करेगा। सन भी बहुत तगड़ी चीज है, काफी रिएक्शन हो रहे हैं इसमें, हीलियम गैस होती है। समझ के बाद तो हम बात करें शुक्रियान। एक और है, भारत लॉन्च करेगा चंद्रयान, चंद्रयान 3 बहुत जल्द आपके सामने चंद्रयान 3 आएगा। भारत के 3 मिशन हो चुके हैं चांद पे जाने के। देखो अभी तो हम कहां गए, वीनस पे गए शुक्रियान, सूरज को स्टडी करेंगे कौन सा आदित्य L1, और अगर हम अपने पास में ही बिल्कुल चांद को देखें तो उसके लिए जा रहा है चंद्रयान 3। पहले चंद्रयान के 2 मिशन जा चुके हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। जो 2 था वो अभी गया था 2 साल पहले, फेल हो गया था, जिसमें विक्रम क्या था लैंडर था, और प्रज्ञा क्या था रोवर था, जो जमीन पे घूमता है वो रोवर होता है, ठीक है। लैंडर क्या है जो चांद के ऊपर उतरेगा, वो क्या है लैंडर। नाम क्या था विक्रम। विक्रम नाम क्यों था उसका, क्योंकि इसरो के जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम क्या था विक्रम साराभाई, तो उसके नाम पे क्या रख देगा विक्रम लैंडर। फिर जो घूमेगा वो क्या रोवर। क्लियर है बात। तो चंद्रयान 3 जाएगा, ये चांद है, मान लो एक पृथ्वी है, चांद है, चांद पे यहाँ जैसे पृथ्वी के नॉर्थ साउथ है, ऐसे चांद पे भी साउथ पोल है। ये हिस्सा है जो वो सूरज से छुपा रहता है हमेशा, हमें ये वाला हिस्सा चमकता है हमेशा चांद का, तो ये वाला हिस्सा छुपा हुआ है हमसे। तो हम क्या ट्राई करेंगे कि जाके यहाँ पर लैंड करें साउथ पोल पे। आज तक कोई भी देश यहाँ पर लैंड नहीं कर पाया। अगर पिछली बार हम ढंग से लैंड कर जाते तो ये हिस्ट्री बन जाती बहुत बड़ी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो क्रैश हो गया, लगभग 2-4 सेकंड का अंतर रहा, वरना हो जाता। ठीक है, तो ये सारी बात हुई कि चंद्रयान 3 जाएगा भारत की तरफ से, अपकमिंग थोड़े अगले साल तक चला जाए या थोड़े मंथ में चला जाए। फिर वही बात है, लॉन्च कौन करेगा GSLV। GSLV समझ गए ना, सबसे ताकतवर कौन है स्पेस में भेजने के लिए GSLV। उसका भाई कौन है PSLV, वो थोड़ा पोलर का काम करता है, वो थोड़े कमजोर सैटेलाइट को भेजता है जो कम वेट के हो। अब एक बात, भारत ऐसा ही क्यों करता है, मतलब मैं ये क्यों कह रहा हूं पड़ोसी हमारे पास आएंगे कि सैटेलाइट लॉन्च कर दो, क्योंकि जो यूएसए में नासा है या यूएसए में स्पेसएक्स है, स्पेसएक्स है एलन मस्क की। एलन मस्क क्या है इस टाइम पे रिचेस्ट पर्सन है, इसका खुद का रॉकेट है एक भाई साहब का फैल्कन 9, ये भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। जैसे अपना क्या है GSLV Mark 3, इसका क्या है फैल्कन 9। ये भी काफी कैपेसिटी रखता है कि काफी भारी सामान ऊपर ले जाए, लेकिन ये लेगा आपसे कितना 80 से 90 मिलियन डॉलर डूब गए पैसे को, यानी 9 करोड़ डॉलर। और भारत कितना लेगा आपसे सैटेलाइट पहुंचाने में 30 से 40 मिलियन डॉलर, यानी 4 करोड़ डॉलर। सीधा सीधा भारत आधा खर्चा लेता है लोगों से, बिल्कुल सस्ता। सबसे सस्ते में कौन भेजता है भारत, इवन चाइना नहीं भेजता। हम सोचते हैं ना सबसे सस्ता कौन सा चाइना, ना वो भी पैसा ज्यादा देता है। सबसे सस्ते में भारत भेजता है। अपनी गाड़ियों का क्या पड़ता है अगर एवरेज देखें 10 रुपए किलोमीटर, और जो इसरो का मिशन होता है उसका एवरेज उससे भी कम बैठता है किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 7-8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलता है। तो सबसे चीपेस्ट जो सवारी है वो इसरो है। जो कोई भी कार है, किसी पे स्विफ्ट डिजायर कोई सी भी कार है ना, वो कम से कम 1 किलोमीटर में 10 रुपए तो लेती है।
और इससे याद आया कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है 5 राज्यों में, तो अभी पेट्रोल के दाम रुके हुए हैं, बस खत्म हो जाने तो 10 मार्च के बाद आपको पेट्रोल मिलेगा 110 के करीब आ जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट बढ़ चुका है और सरकार अब इसको ट्रांसफर इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है, कोई अपने पैसे खिलाड़ी क्यों मारेगा? ये थोड़ा कहेंगे सरकार के रेट बढ़ा था, विदेश में हमने बढ़ा दिया, इससे ऐसा नहीं होगा, वो होएगा थोड़े दिनों बाद। वो भी क्या करें बेचारे, ड्रम बढ़ ड्रम। ठीक है, इतना हो गया। दिस इज अबाउट इसरो। और देखो कॉस्ट कितनी है, देखो इस मिशन की कॉस्ट ही कुल 10,000 करोड़ है। जो गगनयान है ना, कितनी बड़ी बात है, स्पेस में इंसान को भेज रहे हैं, कुल 10,000 करोड़ है। अगर यही मिशन कोई यूएस से करता या कोई और देश करता तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ जाती इसकी कॉस्ट। तो भारत तो कुछ भी नहीं, बहुत सस्ते में कर देता है। ठीक है, दिस इज अबाउट इसरो। और इसरो को और कोई रहेगा पॉइंट, महेंद्रगिरी थी वो जगह जहां से क्रायोजेनिक इंजन का लॉन्च करा गया, मतलब उसको टेस्ट किया गया ना, 3rd स्टेज को, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। अब जब मैं क्लास में आने लग रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा ना मिसाइलों के बारे में बताना है। ये तो हम कहां चले गए, अंतरिक्ष। अब थोड़ा पृथ्वी पे आता है। हाँ, ये होता है कि आप जब पढ़ाने में इतने मग्न हो जाओ, आपको पता है कि चीज कहाँ पे है? चलो सही है, मतलब देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, सही बात है। चलो अपनी गलती छुपा लेता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। बहुत बार होता है जो चश्मा होता है वो पीछे रखा होता है, जेब में रखा होता है, ढूंढते रहते हैं कहाँ है चश्मा। इसे कट कर देना, कट कर देना। हो गया है तो नहीं करेगा, कट ओरिजिनल डालने की कोशिश करेगा। मैंने क्या कहा था, एक इसरो एक डीआरडीओ, दोनों न्यूज में आते रहते हैं। इसरो है स्पेस के लिए, डीआरडीओ है डिफेंस के लिए। पहली बार बाहर तो घुमाए, अब देश में डीआरडीओ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बनी थी 1958। 1958। सो ये बनी थी 1958 में डीआरडीओ। और अभी क्या खबर आई है? खबर ये आई है कि डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एटीजीएम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये बनाया। इस पे आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले भारत के मिसाइल्स के बारे में जानते हैं, डिफेंस के फील्ड में। अब तक जो बात करिए वो करिए अंतरिक्ष के बारे में। हम अंतरिक्ष में जाते हैं, जीएसएलवी पीएसएलवी मां है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखते क्या है, डिफेंस क्या होता है? अपने देश की सुरक्षा करना। भारत इंडिपेंडेंट हुआ, अपने पास कोई अपनी